गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा इसके 5th चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें कि हम आदर्शवाद के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडियलिज्म। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकृतिवाद, इसका संबंध प्रकृति से है। अब देखिए, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर पीछे देख रहे हैं कि प्रकृतिवाद की प्रेरणा थे हमारे रूसो, जिनका टाइम पीरियड था 1712 से लेकर के 1778 तक। रूसो का कहना था कि हमें प्रकृति की ओर चलना है, हमें बालक को प्रकृति में ही सब कुछ सीखने देना है, हमें उसको किसी प्रकार से निर्देशित नहीं करना है। बच्चा प्रकृति में ही रह करके बड़ा होगा और ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखेगा। रूसो ने कहा था, अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाएं और शब्दों का सहारा तभी लें जब कार्य करना संभव नहीं हो। इसके साथ ही रूसो ने यह भी कहा था कि प्रकृति चाहती है कि बालक मनुष्य बनने से पहले बालक बने, मतलब बालक को बालक ही रहने दो, उसको एक बड़े व्यक्ति के रूप में ना समझा जाए। इसके साथ ही रूसो का कहना था, रूसो ने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया था। इनका कहना था कि समस्त बुराइयां और जितनी भी बुराइयां हैं वो कमजोरी के कारण आती हैं। बालक इसलिए शरारती होता है क्योंकि वह निर्बल होता है, उसको मजबूत बना दो और वो अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर रूसो ने 2 तरह की प्रकृति की बात करी थी, एक भौतिक प्रकृति और एक बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति में इन्होंने बाह्य प्रकृति, जो हमारा बाह्य एनवायरनमेंट है, उसकी बात करी थी, और बालक की प्रकृति में इन्होंने बात करी थी बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो उसके आवेग हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसके बारे में रूसो ने बात करी थी। देखिए, रूसो बहुत बड़े प्रकृतिवादी थे, तो रूसो का ज्यादातर समय प्रकृति में व्यतीत हुआ। प्रकृति के साथ ही खेलते हुए रूसो बड़े हुए। तो इनका यह कहना था कि प्रकृति की ओर चलो, बालक जो कुछ भी सीखेगा वो प्रकृति से सीखेगा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीखेगा, हमें उसको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। रूसो का यह कहना था कि अगर बालक आग के पास जा रहा है तो आप उसको रोकिए मत, जब वो उसको टच करेगा, जलेगा, तो वो अपने आप ही हाथ अपने पीछे खींच लेगा। इसी तरह से अगर बालक पानी के पास जा रहा है तो आप उसको रोकिए नहीं, वो खुद ही प्रकृति के परिणामों से सीखता चला जाएगा। तो इस संबंध में रूसो का कहना था। रूसो ने एक और चीज कही थी इस संबंध में, यह हम कह सकते हैं प्रकृतिवादियों ने, इन्होंने कहा यह प्रत्यक्ष ज्ञान का समर्थन करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ये इंद्रियों और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति पर बल देते हैं। हमारे जो कि ज्ञान इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, इनके द्वारा जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, इनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, रूसो ने उसी ज्ञान की बात करी है। ये ज्ञानेंद्रियां ही हैं जिनके माध्यम से हमारा मस्तिष्क वह संसार से संबंध स्थापित करता है। ये व्यक्ति को प्राथमिक स्थान तथा समाज को द्वितीयक स्थान प्रदान करते हैं। रूसो या जितने भी प्रकृतिवादी हुए हैं, इन्होंने व्यक्ति को प्रथम स्थान दिया है, बालक को प्रथम स्थान और समाज को द्वितीय स्थान दिया है। इनका कहना था कि बालक सबसे पहले आता है, समाज दूसरे नंबर पर आता है। इनका कहना था कि जन्म से मनुष्य अच्छा होता है, परमात्मा ने सबको अच्छा बनाया है, मनुष्य अपनी क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा अच्छा या बुरा बनता है। तो यहां पर इन्होंने पूर्ण रूप से प्रकृति की बात करी थी। अब अगर हम बात करते हैं कुछ और चीजों की प्रकृतिवाद में, तो इसमें एक बात आती है परमाणुवादी प्रकृतिवाद।
परमाणुवादी प्रकृतिवाद की जब बात आती है, क्योंकि प्रकृतिवादी सिर्फ इस जगत में विश्वास करते हैं, जो वर्तमान जगत है, जो हमारा संसार है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहा है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ उस जगत की बात करते हैं। ये आध्यात्मिक जगत की बात नहीं करते हैं, ये केवल भौतिक जगत की बात करते हैं। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि प्रकृतिवादी केवल भौतिक जगत की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात करी थी परमाणुवादी प्रकृतिवाद की। तो इनका कहना था कि जो प्रकृतिवाद है उसका उदय परमाणुवाद से ही हुआ है। प्रकृतिवाद का उदय परमाणुवाद से ही हुआ है, और जिसमें दो लोगों के नाम आते हैं, डेमोक्राइटिस एवं एपिक्यूरस, ये इनका कहना था। इसी के साथ ही इन्होंने बताया वैज्ञानिक प्रकृतिवाद के बारे में, यंत्रवादी प्रकृतिवाद के बारे में और ऐतिहासिक प्रकृतिवाद के बारे में बताया। लेकिन जैसे परमाणुवादी प्रकृतिवाद के बारे में बताया, तो देखिए धीरे धीरे दार्शनिकों ने अपने विचार दिए और उसके बाद दूसरे दार्शनिकों ने अपने विचार दिए। जैसे परमाणुवादी प्रकृतिवादियों का कहना था कि प्रकृति की रचना परमाणुओं से हुई है। परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य कण है जिनको कि हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे जब वैज्ञानिक प्रकृतिवाद आया तो इन्होंने कहा नहीं, परमाणु को तो विभाजित कर सकते हैं, परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो धीरे धीरे ये धारणाएं बदलती चली गई। इसके बाद यंत्रवादी प्रकृतिवाद आया, जिसने कि वास्तविक जगत, जो जगत हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, इसको पूर्ण रूप से सत्य स्वीकार किया। इसके बाद आया हमारा ऐतिहासिक प्रकृतिवाद। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें रूसो की, तो देखिए रूसो ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम था एमील। ये रूसो का महान ग्रंथ था एमील। तो रूसो ने एमील में एक बालक के बारे में कल्पना करी और उसको इन्होंने प्रकृति में छोड़ दिया, और एमील के माध्यम से रूसो ने पूरे प्रकृतिवाद को समझाने का प्रयास किया है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रकृतिवाद में इसके क्या सिद्धांत है प्रकृतिवाद के। तो जब हम प्रकृतिवाद के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो प्रकृतिवाद के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत आता है, मनुष्य की जन्मजात शक्तियां उसकी प्रकृति के अनुसार सीमित हैं। जितनी जन्मजात शक्तियां हैं सब उसकी प्रकृति के अनुसार ही सीमित हैं। यह अपनी जन्मजात शक्तियों और मूल प्रवृत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इनकी जो अगली चीज थी प्रकृतिवाद के सिद्धांत में, वर्तमान जीवन ही वास्तविक जीवन है। नेक्स्ट था अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम संसार की समस्त घटनाओं को स्पष्ट करते हैं। ये जो प्राकृतिक नियम है, यही संसार की जितनी भी घटनाएं हैं उनको स्पष्ट करते हैं। मनुष्य के सांसारिक जीवन की, अब इनका कहना था कि मनुष्य के सांसारिक जीवन में जो भी भौतिक दशाओं में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, ये सारे परिवर्तन वैज्ञानिक खोजों और मशीनों के द्वारा ही आए हैं। जितने भी परिवर्तन आए वो वैज्ञानिक खोजों और मशीनों के द्वारा ही परिवर्तन आए हैं। नेक्स्ट, विचार प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं। इनका जन्म उस समय होता है जबकि व्यक्ति के ऊपर प्राकृतिक उत्तेजना या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्टिमुलस का प्रभाव पड़ता है, और उस स्टिमुलस के प्रभाव से जब व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है तभी उसके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। संसार एक यंत्र है और मनुष्य भी इस महान यंत्र का एक भाग है। वास्तविकता केवल वह प्रकृति की होती है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और इसी में विलीन हो जाती है। और क्या है, प्रकृति के जो वह नियम हैं वो कभी भी नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट, वास्तविकता की सच्ची व्याख्या केवल प्रकृति के द्वारा ही करी जा सकती है।
और अंतिम सत्ता क्या है? अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है। इनका कहना था ईश्वर, अंतरात्मा, मन, परलोक, ये सारी चीजें भ्रम है। जो कुछ भी है वो इसी प्रकृति में है, इसी प्राकृतिक जगत में है। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षा की। अब प्रकृतिवाद ने शिक्षा के संबंध में अपने जो विचार दिए हैं उनको हम बता रहे हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं में पहली विशेषता थी प्रकृति की ओर लौटो। ये रूसो ने कहा था, प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वे सब दूषित हो जाती हैं। प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, लेकिन मानव के संपर्क में आते ही वो सब दूषित हो जाती हैं। इनका कहना था कि बालक के शिक्षण का प्रबंध शहर का जो एक आर्टिफिशियल वातावरण है उससे दूर ले जाकर प्रकृति में करना चाहिए। मतलब बच्चे का जो विकास है वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ना कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था। प्रकृतिवाद ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था। इनका कहना था कि जो उस समय जो पुस्तकें थीं, जो ग्रीक और लैटिन भाषा में थीं, उन्होंने कहा कि हम उनको रटाकर बच्चों को ज्ञानी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने इन पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और इन्होंने कहा कि बालक के जीवन को क्रियाशील रूप से प्रभावित करके स्वाभाविक विकास किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने बालक के विकास की बात करी और प्रकृतिवादियों ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर और प्रौढ़ावस्था। इसके बाद प्रकृतिवादियों ने बात करी निषेधात्मक शिक्षा की। निषेधात्मक शिक्षा में इन्होंने कहा, रॉस ने कहा निषेधात्मक शिक्षा के बारे में, निषेधात्मक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक की प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के अनुसार दी जाती है। यह गुण की शिक्षा नहीं बल्कि अवगुण से रक्षा करती है। इससे सत्य की शिक्षा नहीं होती, यह गलतियों से बचाती है। निषेधात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोहिबिटिव एजुकेशन, निषेधात्मक शिक्षा। एक बार रिपीट कर रही हूं, J.S. रॉस ने कहा था निषेधात्मक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक की प्रवृत्तियों और शक्तियों के अनुसार दी जाती है। ये गुण की शिक्षा नहीं बल्कि अवगुण से रक्षा करती है। इससे सत्य की शिक्षा नहीं होती, पर यह गलती से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। यह मार्ग बालक के अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई को पहचानने की योग्यता उत्पन्न हो जाएगी। इनकी नेक्स्ट विशेषता थी बालक की प्रधानता। प्रकृतिवादियों ने ये कहा कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए। ये प्रकृतिवादियों का एक नारा था। क्योंकि इन्होंने बालक को प्रधानता दी थी, तो इनका कहना था कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। तो उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि बालक की जन्मजात शक्तियों, उनकी रुचियों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं के अनुसार हो और उसी के अनुसार बालक का विकास हो। इन्होंने बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रकृतिवादियों ने मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल दिया और बालक के मनोवैज्ञानिक विकास पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया है। क्योंकि इनका कहना था कि अगर हम चाहते हैं बालक को उचित प्रकार से ज्ञान देना, उसका विकास करना, तो उसके इंद्रियों को प्रशिक्षित करना बहुत ज्यादा
आवश्यक है। इसके बाद आता है प्रकृतिवाद और उसकी शिक्षा के उद्देश्य। अब प्रकृतिवाद के शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? अब प्रकृतिवाद की शिक्षा के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, जीवन का उद्देश्य इस जगत में सुख पूर्वक रहना है, अर्थात जीवन में सभी सुखों को पाना है, जिसको उन्होंने समग्र जीवन कहा है। अब स्पेंसर ने शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए। स्पेंसर ने शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए। पहला, जीवन जीने की कला। दूसरा, आत्म संरक्षण करना। तीसरा, जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न क्षमताओं का विकास करना। चौथा, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का विकास करना। और लास्ट, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। ये 5 उद्देश्य थे शिक्षा के, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए थे। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं इनके। उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। फिर अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध। देखिए, इन्होंने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया प्रकृतिवादियों ने। प्रकृतिवादियों का नारा था कि बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इन्होंने दमन का या दमनात्मक अनुशासन, बच्चे को डांटने डपटने का कड़ा विरोध किया है। इसके बाद इन्होंने प्रजाति एकता की प्राप्ति की बात करी है। प्रजाति एकता की बात करी प्रकृतिवादियों ने। इसके बाद इन्होंने अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर बल दिया है। ऐसा पाठ्यक्रम जिससे बालक को अनुभव प्राप्त हो, तो इन्होंने बल दिया अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर। इसके बाद इन्होंने कहा बालक को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, मतलब बालक को इस प्रकार से तैयार करना कि वो जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना कर सके। इसके बाद मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय। मूल प्रवृत्तियां जो कि बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, उनको किस प्रकार प्रकृति में उनका शोधन करना और उनको एक दिशा प्रदान करना। तो मैकडूगल, जो कि मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक हुए और जिन्होंने इंस्टिंक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, मैकडूगल ने। तो मैकडूगल का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाना है जो प्रकृति ने उसके सम्मुख रखे हैं और जिनका व्यक्तिक और सामाजिक मूल्य है। वो उद्देश्य जिनका व्यक्तिक मूल्य भी है और सामाजिक मूल्य भी है और जिनको प्रकृति ने मनुष्य के सामने रखे। नेक्स्ट था मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। इसमें रॉस ने कहा शिक्षा का कार्य है कि वो मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाए, जिससे वो अपने आने वाले जीवन में आने वाली समस्याओं को कुशलतापूर्वक सुलझा सके। देखिए, मनुष्य कब अच्छा बनेगा? जबकि वो उसके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका वो कुशलतापूर्वक स्वयं समाधान कर सकेगा। इसके बाद शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। अब प्रकृतिवाद ने, चूंकि इनका कहना था कि बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करना है, तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षण पद्धतियों में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किया। क्योंकि रूसो उस समय जब ये अपने विद्यालय में देखते थे कि हर समय रटने पर जोर दिया जा रहा है, तभी इनका मन अपने विद्यालय से हट गया था। तो ये चाहते थे कि प्रकृति में जाएं और वहां पर सीखें। तो प्रकृतिवाद में कुछ नवीन विधियां आई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रकृतिवाद ने जो नवीन शिक्षण विधियों को दिया, इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन पद्धति, निरीक्षण पद्धति, खेल पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति। ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन पद्धति, निरीक्षण पद्धति, खेल पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति, ये सब प्रकृतिवाद का ही देन है।
इसके बाद आत्म संरक्षण और आत्म संतोष। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने आत्म संतोष को मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण माना है, कि मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है आत्म संतोष। इसके बाद इन्होंने वर्तमान और भावी प्रसन्नता व सुख की प्राप्ति, ये भी शिक्षा का उद्देश्य बताया। इसके बाद वातावरण से अनुकूलन की क्षमता उत्पन्न करना, व्यक्ति अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से अनुकूलन स्थापित करे, किस प्रकार से वो अपने वातावरण में उचित प्रकार से समायोजन स्थापित करे। इसमें पॉल मुनरो ने कहा था, पॉल मुनरो, इनका कहना था प्रकृतिवाद ने शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा वैज्ञानिक धारणा के स्पष्ट निर्माण में प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। अब आता है प्रकृतिवाद और पाठ्यचर्या, या प्रकृतिवाद और करिकुलम किस प्रकार का था। अब हम बात करते हैं कि इनका जो करिकुलम था, जो इनके पाठ्यक्रम था, पाठ्यचर्या थी प्रकृतिवादियों की, वो किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर जो इनका पाठ्यक्रम था वो इस प्रकार से था कि मूल प्रवृत्तियों की रुचियों और क्षमताओं का महत्व, मूल प्रवृत्तियों, बालक की मूल प्रवृत्तियों, उसकी रुचियों और उसकी क्षमताओं को महत्व दिया जाना। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व, इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक देन है, इसका बहुत उपयोग किया गया प्रकृतिवाद में, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। इसके बाद व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों को प्रधानता देना, ऐसे विषयों को प्रधानता देना जो कि बालक के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं। लेकिन इन्होंने धार्मिक शिक्षा को कोई भी स्थान नहीं दिया था। तो ये तो था इनका पाठ्यक्रम। अब अगर हम कुछ इनके और पाठ्यक्रम को आगे लेकर के चलते हैं तो बात करते हैं कि इनके पाठ्यक्रम में कुछ और प्रकृतिवादियों ने जो अपना योगदान दिया, उसमें है कमेनियस। कमेनियस ने सब विषयों की शिक्षा पर बल दिया था। तो कमेनियस ने जो पाठ्यक्रम बताया उसमें इनका कहना था कि स्वास्थ्य रक्षा, खेलकूद, प्रकृति निरीक्षण और भूगोल, ये इन्होंने बताया था। इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने, इन्होंने विज्ञान की शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला, भाषा, साहित्य, विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ इन्होंने इन विषयों को भी बताया था। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियां। प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियां किस प्रकार की हैं। तो प्रकृतिवाद में अगर हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद ने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां दी, लर्निंग बाय डूइंग, या करके सीखना। इसके बाद इनका था लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, स्व अनुभव द्वारा सीखना। रूसो के अनुसार छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव द्वारा ही सीखने दो। इसके बाद प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, या प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। इसके बाद लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय प्ले, खेल विधि द्वारा सीखना। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकृतिवादी थे इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन मेथड, मॉन्टेसरी मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड को दिया है। अब आता है कि प्रकृतिवाद में शिक्षक किस तरह के थे। तो प्रकृतिवाद अपनी पूरी शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को बिल्कुल सेकेंडरी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंस दी है वो किसको दी है, बालक को दी है। शिक्षक को इन्होंने बिल्कुल गौण या सेकेंडरी माना है। ये केवल शिक्षक को इस रूप में देखते हैं कि शिक्षक ऐसा हो जो बालक के लिए अच्छे वातावरण का निर्माण कर सके। इनका कहना था कि अगर शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है। वो उसके विकास को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, ना कि उसको सूचनाएं, विचार, आदर्श और इच्छा शक्ति देने वाला। मतलब
उसको बालक को कुछ भी अपनी ओर से नहीं देना है, कुछ थोपना नहीं है बालक के ऊपर। शिक्षक का कार्य तो सिर्फ पर्दे के पीछे है कि वो एक अच्छे वातावरण का निर्माण करे बालक के लिए। उसमें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी सीखना है, वो बालक को स्वयं अपने आप से ही करना है, प्रकृति में रहते हुए। अब प्रकृतिवादी और अगर हम शिक्षार्थी या स्टूडेंट की बात करते हैं तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में बालक ही केंद्र है। जो कुछ है वो यहाँ पर बालक है और शिक्षा बालक को प्रकृति के अनुकूल या प्रकृति के अनुसार ढालने का एक साधन है। शिक्षा क्या है? जो बालक को प्रकृति के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रही है। इनका कहना था कि बालक ईश्वर की श्रेष्ठ और पवित्र कृति है, किंतु सामाजिक कृत्रिमता में पड़कर बालक का स्वाभाविक विकास रुक जाता है और उसकी स्वतंत्रता का दमन हो जाता है और समाज में जो भी बुराइयां हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इनका कहना था कि बालक तो बड़ी खूबसूरत चीज है, मतलब बहुत सुंदर एक गिफ्ट है ईश्वर की, लेकिन इस प्रकृति में जो समाज है उसमें जो व्याप्त बुराइयां हैं वो वही बालक को घेर लेती हैं, जिससे बालक में बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद और अनुशासन की। तो प्रकृतिवाद ने इन्होंने मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करी है, मुक्त्यात्मक या स्वतंत्र अनुशासन की बात करी है और दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया है। ये बालक के ऊपर किसी भी प्रकार की वह शक्तियों पर आधारित अनुशासन का विरोध करते हैं। हमको बालक को किसी प्रकार से बाह्य रूप से दंडित नहीं करना है, उसको प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही अनुशासित हो जाएगा। अगर बच्चा आग के पास जा रहा है, वो एक बार अगर उससे जल गया थोड़ा सा तो वो दोबारा उसके पास नहीं जाएगा। पानी के पास जा रहा है, अगर वो थोड़ा डूबने लगा तो वो उसके पास नहीं जाएगा। इसके बाद शिक्षक और छात्र के अगर हम संबंधों की बात करते हैं तो प्रकृतिवादी जो है वो बालक को ही शिक्षा का केंद्र मानते हैं और शिक्षक बालकों के पथ प्रदर्शक के रूप में है। शिक्षक और छात्र के बीच एक मधुर संबंध है। ये केवल बालक के स्वाभाविक विकास में योगदान दे रहे हैं, पर्दे के पीछे रहते हुए, और बालक खुद प्राकृतिक रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि विद्यालय कैसे होने चाहिए। तो प्रकृतिवाद में इन्होंने कहा कि जो विद्यालय हैं वो बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल ही होने चाहिए, या हम कह सकते हैं कि प्रकृति स्वयं में एक विद्यालय का रूप है। प्रकृति स्वयं में एक विद्यालय का रूप है जिसमें कि बालक अपने आप से, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो प्रकृतिवाद ने सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य हुए थे उसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया था। प्रकृतिवाद ने मनोवैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखा और अनुभवों पर बल दिया है। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, शिक्षा में खेल की प्रमुखता पर बल दिया, और इनका जो नारा था प्रकृति की ओर लौटो, कि प्रकृति की गोद में चलो, ये बहुत महत्वपूर्ण नारा था। यह एक स्वतंत्र सरल वातावरण की बात करते हैं और इस स्वतंत्र और सरल वातावरण में ही बालक के विकास की बात करते हैं। ये बालक की रुचि पर बल देते हैं, इसमें बालक को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। मतलब प्रकृतिवाद के लिए बालक ही सब कुछ है, इन्होंने बालक को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है वेस्टर्न फिलोसफर्स में नेचुरलिज्म, या जिसको कि हम हिंदी में प्रकृतिवाद कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से देन थी रूसो की। थैंक यू।